हेलो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए आज की क्लास नंबर 4 है। इसके पीछे 3 क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है। उस क्लास को जाकर के ज़रूर देखिएगा, तब आज की क्लास आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। पूरी सीरीज़ को बढ़िया से फॉलो करिएगा, ठीक है। ये क्लास लगातार इसलिए कंटिन्यू हो पा रही है क्योंकि मैं लास्ट में आप सबके लिए कोई ना कोई पॉइंट देता हूँ कि आप कमेंट में वो चीज़ लिखिए, जिससे मैं जान पाऊँ कि लास्ट तक बच्चे देख पा रहे हैं या नहीं। तो ये क्लास के बाबू और राहुल जी की वजह से और मोटिवेशन के साथ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 2:47, है ना। रात है, सुबह होने वाली है, रात नहीं है। बहुत सारी क्लासेस होने के बाद अलग अलग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के फील्ड वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हमारे और भी कुछ प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। यहाँ पर ड्राइवर की परीक्षा के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर 4 है। इसके पीछे हमने 3 क्लास ले ली है। कौन कौन सी? पहली क्लास आपकी हो चुकी है दोस्त भाई, पहली क्लास आपकी हो चुकी है चेचिस एवं फ्रेम। जब कोई वाहन होगा, इंजन होगा, तो वो चेचिस पर टिका होगा, फ्रेम होगा, बॉडी होगी, उसके बारे में। इसके अलावा दूसरा क्लास हमने क्या देखा साथी? इंजन का प्रकार एवं इंजन का सिद्धांत या इंजन की थ्योरी, और साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तीसरी कक्षा में साथी हमने देखा इंजन के पार्ट्स एवं पुर्जे, जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। इंजन के पार्ट्स एवं पुर्जे, उनको शॉर्ट में हमने देखा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट देखना, और देखने के बाद कोई भी महंगे से महंगा कोर्स जाकर के परचेज करना दोस्त, है ना। और देखना कि वहां क्या कंटेंट मिला है। जो मैं एक क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, उस एक क्लास का हूबहू कंटेंट आपको 3 से 4 क्लास में मिलेगा। देखने को तो आपको क्लास है 60-70 क्लास मिल जाएगी टेक्निकल की, लेकिन वो मैं आपको मुश्किल से 30 से 35 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी नोट्स चाहिए, तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको हमारी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी, जिसमें हमने बेहतरीन तरीके से, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ट्रैफिक के सारे रूल रेगुलेशन हो गए, इंजन वाला सेक्शन, वाहन वाला सेक्शन, व्हीकल मेंटेनेंस वाला पूरा का पूरा मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये साथी बिहार सरकार की तरफ से मैं हर क्लास में आपको दिखा रहा हूं कि इस प्रकार से 3 पॉइंट में आपको सिलेबस दिए हुए हैं, जिसमें से 60 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज आनी है, 20 नंबर का साथी आपका मोटर वाहन अधिनियम यानी ट्रैफिक वाला पार्ट आना है, और 20 नंबर का आपका वाहन व्हीकल मेंटेनेंस, जो हम लोग इंजन, वाहन, डिफरेंशियल, व्हील, टायर, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वहां से आने वाला है। टोटल देखने की बात है कि 100 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है, जिसमें से 20 और 20 मैं करने वाला हूं, यानी अभिषेक, है ना। मेरा नाम अभिषेक है। आप नमस्ते ITI देखना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये 60 नंबर का जो वेटेज है, ये भी आपको जीके वाले सर जल्द ही कराएंगे। और ये क्लास मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितना ज्यादा प्यार और मोटिवेशन बनाएंगे हमारा, मैं लाइव लेकर के आऊं। अगर मुझे स्ट्रेंथ दिखी बच्चों की, लगेगा कि नीड है, क्योंकि हर जगह ऑब्जेक्टिव चल रहा है, मार्केट में क्या पढ़ाया जा रहा है मैं खूब देख करके तब स्टार्ट किया हूं, तो फिर मैं इस क्लास को लाइव जगह दूंगा अपने स्लॉट में। दिन में कोई टाइम डिसाइड करके आपको लाइव लेकर के मैं जुड़ूंगा, ठीक है। सिलेबस को कुछ इस प्रकार से मैंने डिवाइड किया हुआ है। ये आपका ट्रैफिक वाला पार्ट हो गया, जो कि मैं आपको कराने वाला हूं। इसके अलावा साथी दूसरा जो है वो आपका व्हीकल मेंटेनेंस है ना। व्हीकल मेंटेनेंस वाला सेक्शन है, जिसमें चेचिस कंस्ट्रक्शन हो गया है, इंजन के पार्ट्स एवं वर्किंग, जो कि आपके 2 लेक्चर में हो गए हैं, ये आपका 1 लेक्चर में हो गया है। टोटल 3 लेक्चर। आज इसका ये चौथी क्लास है, ये इसी पार्ट्स का, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग शीतलन प्रणाली और स्नेहन प्रणाली में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 से 4 मिनट का इंट्रोडक्शन हुआ। अब क्लास को हम लोग करेंगे स्टार्ट। आज का आपका टॉपिक क्या है? आईसी इंजन टर्म्स एंड डेफिनेशंस। आईसी इंजन से भली भांति परिचित हो चुके होंगे, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब अंतर्दहन इंजन, ठीक है ना। उसी अंतर्दहन इंजन में कुछ बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, कुछ महत्वपूर्ण पद हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टर्म मतलब क्या हो गया? कुछ महत्वपूर्ण पद। जैसे अगर हमारे बारे में जानना है, तो हमसे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टर्म जानने होंगे, है ना। हमारे पार्ट, हाथ पैर बॉडी के पार्ट तो पढ़ लिए आपने, इंजन के पार्ट तो पढ़ लिए। अब जैसे हमारी आप वजन हमारा जानना चाह रहे हैं, मान लीजिए, है ना, या हम कितना वजन उठा सकते हैं ये आप जानना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार की सारी चीजें क्या हैं? इंपॉर्टेंट टर्म है, इंजन से रिलेटेड महत्वपूर्ण पद है। इसके अलावा उनके डेफिनेशन यानी उनकी परिभाषाएं हम लोग देखो क्या पढ़ रहे हो ना, ये क्लियर होना चाहिए, तब आगे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा।
तो उनसे रिलेटेड जितनी परिभाषाएं होती हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हेडिंग आपका आ जाता है टीडीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं साथी टॉप डेड सेंटर। क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर। इसको हिंदी में भी आपको बिहार के पेपर में टॉप डेड सेंटर दे देगा तो क्या करोगे बोलो? जो लोग कहते हैं ना कि सर हिंदी नहीं इंग्लिश में कराइए, तो टॉप डेड सेंटर लिख करके दे देगा आपको, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे साथी? टॉप डेड सेंटर कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, टॉप डेड सेंटर क्या होता है? देखो इस प्रकार से हमने आपको इंजन कल की क्लास में एनिमेशन के माध्यम से दिखाया था। एनिमेशन के माध्यम से हमने दिखाया था कि पिस्टन है साथी, ये क्या है आपका? पिस्टन है, पिस्टन है, ठीक है सर। यहाँ जो पतली पतली रेखाएं आप देख रहे हैं ये क्या थी? पिस्टन रिंग थी। कितनी रिंग थी? मिनिमम 3 रिंग हो सकती है, ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग, याद है ना? ठीक है। ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये साथी कनेक्टिंग रॉड था। एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं। ये जो पार्ट है आपका क्या था? सिलेंडर था। और ये पूरा का पूरा एरिया क्या था? कंबशन चैम्बर था, यानी दहन कक्ष था, इसी में आग लगती है, ठीक है। यहां से आपका वाल्व इनलेट यानी चार्ज आपका अंदर आता है। चार्ज का मतलब क्या होता है? पेट्रोल और हवा या डीजल और हवा, इन दोनों का मिश्रण जो जलता है पूरी तरीके से, जो यहाँ पर चीजें जलती हैं उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व से इसको हम लोग निष्कासन वाल्व कहते हैं या निकास द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? निकास द्वार। और इसको क्या बोलते हैं? एंट्री, है ना, इनलेट वाल्व है ना, यहां से अंदर आता है और यहां से बाहर निकलता है धुआं जल के। अब देखो जो यहां पर कह रहा है टॉप डेड सेंटर, कल के एनिमेशन में हमने देखा था पिस्टन ऊपर नीचे गति करता है। कैसी गति करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, यानी प्रत्यागामी गति करता है, लिखवाया है कल की क्लास में। तो साथ ही पिस्टन ऐसा कोई फिक्स पॉइंट होगा ना जहां तक जाएगा फिर उसके बाद गति करेगा। झूला झूलते हो, मान लो एक यहाँ पर पेड़ है, पेड़ से आपने रस्सी बांधी, यहां से एक रस्सी लटकाई, एक व्यक्ति यहाँ पर झूला से झूलता है, कोई ना कोई उसका फिक्स पोजीशन होगा कि वो यहां से लेकर के यहां तक, या पेंडुलम जो घड़ी में लटकाया होता है उसका फिक्स पोजीशन होता है कि यहां से लेकर के यहां तक बार बार क्या करेगा? वो आएगा और जाएगा। तो यही सेक्शन पिस्टन में भी होता है भाई। क्या होगा? यही सेक्शन पिस्टन में भी होगा। और पिस्टन में कोई ना कोई एक फिक्स पोजीशन होगी कि ये पिस्टन यहां तक जाएगा। कहां तक? ऊपर यहां तक जाएगा। सर एकदम और ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्यों? वाल्व में लड़ जाएगा ना दोस्त। तो यहां तक जहां तक पिस्टन सबसे ऊपर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और नीचे जहां तक जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटम डेड सेंटर। अच्छा मान लो ये सिलेंडर खड़ा खड़ा है, ऐसे वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में अगर सिलेंडर है तब तो उसका टॉप और बॉटम होता है। अगर इसी सिलेंडर को ऐसे लेटा दिया जाए तो कुछ टॉप पिस्टन तब तो ऐसे ऐसे जाएगा, तब तो टॉप और बॉटम रहेगा नहीं, ऊपर और नीचे रहेगा नहीं। ऊपर और नीचे कब रहता है? जैसे मैं ऐसे भी खड़ा हुआ हूं तो हमारा ये ऊपर हेड हो गया, नीचे सर हो गया। अगर मैं लेट जाऊंगा तो हमारा ये भी उसी प्लेन पे आ जाएगा और पैर भी उसी प्लेन पे आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर कहते हैं। समझ में आ गया ना? चलो अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है टॉप डेड सेंटर क्या होता है? यह सिलेंडर के शीर्ष की ओर पिस्टन द्वारा ग्रहण किया गया सबसे ऊपरी स्थान है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो टॉप डेड सेंटर होता है ये सिलेंडर के सबसे ऊपर की ओर पिस्टन द्वारा ग्रहण किया हुआ सबसे ऊपरी स्थान। पिस्टन एकदम यहां तक आएगा, बस इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसी को हम लोग टॉप डेड सेंटर कहेंगे। और अगर सिलेंडर क्या है? अगर सिलेंडर साथी कैसा है? क्षैतिज अवस्था में है ना, यानी हॉरिजेंटल पोजीशन में है, हॉरिजेंटल पोजीशन में है, ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आईडीसी कहेंगे। आईडीसी का मतलब क्या होता है? इनर डेड सेंटर। क्या होता है साथी? इनर डेड सेंटर। ठीक है, ये टर्म याद रखना। बहुत महंगी महंगी क्लास में आप जाओगे, आपको यही क्लास, ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं 3-4 लेक्चर में, आपको कम से कम 5 लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो आज की इस क्लास को थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर। दूसरा टर्म देखो, पद है, ये इंपॉर्टेंट पद है। टीडीसी का नाम लिया जाएगा क्योंकि आगे आप 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ोगे, 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ोगे, डीजल इंजन पढ़ोगे, पेट्रोल इंजन पढ़ोगे, बार बार टीडीसी बीडीसी का नाम लूंगा मैं, तो पता होना चाहिए कि टीडीसी बोल रहे हैं सर मतलब सबसे ऊपर की तरफ। और सबसे ऊपर की तरफ से ये भी दिमाग में जाना चाहिए कि अगर सिलेंडर लेटा हुआ है तो ऊपर की तरफ मतलब वाल्व की तरफ। और नीचे क्या लगा होगा? क्रैंक साफ्ट लगी होगी। नीचे क्या लगी होगी साथी? क्रैंक साफ्ट लगी होगी, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक साफ्ट। तो बॉटम डेड सेंटर जो लगा होता है वो किधर लगा होता है साथी? वो लगा होता है किसकी तरफ?
तो क्रैंक शाफ्ट की तरफ। इसीलिए बॉटम डेड सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर डेड सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी, आउटर डेड सेंटर। ठीक है, चलो आउटर डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर यानी निचला बिंदु होता है ये, यह सिलेंडर के क्रैंक सिरे की ओर पिस्टन द्वारा ग्रहण किया गया सबसे निचला स्थान होता है। किधर, क्रैंक की तरफ। तो टीडीसी और बीडीसी क्लियर हो गया, ठीक है सर। आगे बढ़े, अगर अगले टर्म पर आए तो अगला टर्म तीसरा है क्या आपका भाई, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है भाई, स्ट्रोक क्या होता है। देखो स्ट्रोक, अब लग रहा है दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि पूरा दिन पढ़ा पढ़ा के दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका है। चलो भाई, स्ट्रोक है ना, जल्दी से लाइव करवाओ यार आप लोग क्लास को। जितने लोग देख रहे हो क्लास को ग्रुप में शेयर करो, कहीं ना कहीं शेयर करो क्लास को, हर जगह बच्चे को बोलो, बताओ, ग्रुप में बोलो चैनल का नाम या वीडियो के लिंक कि यहाँ पर जुड़ो। लास्ट में जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट कि इसको कमेंट करना है, उसको कमेंट करोगे तो मुझे आइडिया होगा कि लास्ट तक कौन रुका है। ठीक है, अब देखो स्ट्रोक क्या होता है, यह पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी तक जाने में तय की गई रैखिक दूरी होती है। देखो ऊपर क्या था साथी, टीडीसी था, नीचे क्या था साथी, बीडीसी था। टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, स्ट्रोक कहलाएगी। क्लियर हो गया। टीडीसी बीडीसी अगर पॉइंट याद था पहले से, तो टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे साथी, टॉप स्ट्रोक कहेंगे, है ना। बाकी यहां पर क्या था, टीडीसी, ठीक है, और यहां पर बीडीसी हमने आपको बता दिया। टीडीसी बीडीसी को आप जैसे झूला झूलने वाला या पेंडुलम वाला, जो ये वाला सेक्शन ये वाला सेक्शन फिक्स होता है ना, यहां तक जाएगा फिर यहां तक जाएगा, उस प्रकार से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा टर्म है आपके पास क्या, बोर। अब देखो बोर, ये वही बोर है जो कई बार आप सोचते होंगे, सुनते होंगे यार कि आपका बाइक का इंजन खराब हो गया है, बोर करा लो। बोलते हैं ना कि बोर करा लो। वो बोर कराना क्या होता है मैं भी समझा दूंगा, पहले समझो ये क्या है। यह इंजन सिलेंडर का आंतरिक व्यास है। सिलेंडर ऐसे खोखला होगा जैसे आपको इसमें दिख रहा है, वैसा सिलेंडर नहीं होता है। सिलेंडर कैसा होता है दोस्त, सिलेंडर जैसा कोई आकृति है क्या, है क्या, अच्छा सिलेंडर कैसा होगा, तो कहोगे सर सिलेंडर आपका ऐसा होगा। सिलेंडर आपका ऐसा होगा, ठीक है ना। सिलेंडर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो अगर इसका आंतरिक डायमीटर अगर हम लोग ना अंदर की तरफ का डायमीटर, तो कुछ इस प्रकार से इसका आंतरिक डाया होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे साथी, इसी को हम लोग कहेंगे बोर। क्या कहेंगे साथी, आंतरिक डायमीटर को देखो यहां से यहां तक, आंतरिक दीवार को बाहर से नहीं लेना है, अंदर की तरफ जो आपको जगह मिल रही है उसको आप लोग, उस डायमीटर को आप क्या कहोगे साथी, बोर कहोगे। बोर, अब देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बोर बोलते हैं कि बोर करा लो। देखो जब कई बार लाइनर लगा होता है सेफ्टी के लिए, सिलेंडर के लिए, और पिस्टन के ऊपर, हाँ यहां पर क्या लगा होगा साथी, लाइनर लगा होगा, और पिस्टन के ऊपर रिंग लगी होती है, बताया था ना, रिंग लगी होती है। तो रिंग क्या करते, सील करने का काम करते हैं कि इधर से कोई चीज उधर ना जा पाए, और यहाँ पर दहन हो रहा है तो इधर ना आ पाए। ठीक है, ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन कंबशन चेंबर को सुरक्षित रखता है, और ऑयल रिंग क्या करता है भाई, इधर नहीं जाने देता। कई बार पिस्टन में यहाँ पर भी हल्का सा पतला सा कट बना दिया जाता है कि पिस्टन गर्म होने के बाद फैले ना, क्योंकि फैलेगा तो इधर फाड़ देगा या सील हो जाएगा, सीज हो जाएगा इंजन। अब बोर कराने का मतलब ये होता है कि पिस्टन बार बार लगातार ऊपर नीचे गति कर रहा है, 50,000 60,000 किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर तक चला गया, या मान लो कि आपने टाइम पर सर्विस नहीं कराई, सर्विस नहीं कराई आपने, तो नीचे जो ऑयल संप लगा हुआ था जिसमें मोबिल ऑयल भरा हुआ था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या है, मोबिल ऑयल से यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर क्या होता है, लुब्रिकेशन होता रहता है, तो पिस्टन यहाँ पर घिसता नहीं है। अब आपने सर्विस कराई नहीं, पिस्टन घिस गया। पिस्टन के घिस जाने के बाद हल्के हल्के आपके सिलेंडर पर क्या आ जाते हैं, रेसेस बन जाते हैं, लाइनें खिंच जाती हैं। तो उन लाइनों को क्लीन करने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, लेथ मशीन पर जा करके इसको चिकना करते हैं। चिकना कैसे करेंगे, एक पतली सी परत आप रिमूव कर देंगे। जैसे मान लो कि कोई ऐसे आपके पास कोई एक प्लेट है, वो प्लेट क्या हो गई साथी, इस प्रकार से खुरदरी हो गई है ना, और ये प्लेट ऐसी, अगर इसको चिकना करना होगा तो इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, बस यहां से मटेरियल काट करके अलग कर दोगे, तो यहाँ जो नई सतह बनेगी वो चिकनी बनेगी। उसी को हम लोग बोलते हैं इंजन को बोर कराना। ठीक है,
काम की बात है, हो सकता है कि अगर इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट होगा तो कभी पूछ लेगा आपसे। अब देखो पांचवा टर्म क्या है आपका, बोर क्लियर हो गया, सिलेंडर का आंतरिक डायमीटर। पांचवा होता है साथी आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसी को डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं साथी इसको, स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट से आपको पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है, यह टीडीसी और बीडीसी से चलते समय पिस्टन द्वारा बहाया गया आयतन है। कहने का मतलब ये है कि अगर टीडीसी से बीडीसी तक अगर इसमें हम लोग पानी भर दें या इसमें ऑयल भर दें, आयतन क्यों है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरी की तरह एक टैंकर है और इस टैंकर में हम लोग हवा भरते हैं। हवा का मतलब चार्ज भरते हैं, अगर डीजल इंजन है तो हवा, और हवा के बाद में फिर स्प्रे करते हैं ना डीजल का, तो चार्ज इसमें भरते हैं। तो इस पूरे के पूरे वॉल्यूम को कहां से कहां तक, यहां से यहां तक के अंदर जो पूरा आयतन आएगा, जितना पानी आएगा, जितना चार्ज आएगा, जितनी हवा आएगी, जितना ईंधन आएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर जितना भी मटेरियल भरा रहेगा उसी को पिस्टन ऊपर नीचे क्या कर पाएगा, कंप्रेस कर पाएगा या एक्सपेंशन कर पाएगा, या तो दबा पाएगा या तो दबाव हटा पाएगा, क्योंकि पिस्टन यहीं से यहीं तक गति कर रहा है। तो कहने का मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम कहां से कहां तक लोगे, सारा का सारा खेल वहीं तक होगा जहां तक आपका पिस्टन होगा। तो टीडीसी से बीडीसी तक के जो वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया जाएगा, उसी को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट आयतन कहते हैं। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा नंबर था ये, पांचवा नंबर था। आगे बढ़ते हैं हम लोग साथी छठवें नंबर पर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो स्वेप्ट वॉल्यूम सिलेंडर का तो कहां से कहां तक कहोगे सर, बीडीसी से टीडीसी तक। क्यों, क्योंकि इतना ही वॉल्यूम पर आपका काम कर पा रहा है पिस्टन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेंडर का कुल वॉल्यूम, कुल आयतन कितना होगा, तो सिलेंडर तो भैया यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है ना, तो सिलेंडर का कुल आयतन कितना हो जाएगा, टोटल कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कहलाएगा, यह सिलेंडर का आयतन है जब पिस्टन निचले केंद्र पर होता है ना। तब उस कंडीशन में यहां से लेकर के देखो, यहां से लेकर के पूरा, है ना, अब देखो ये वाला एरिया में तो पिस्टन हो गया है, लेकिन अगर पूरे के पूरे सिलेंडर को निचले सेक्शन पर बीडीसी पर जाने के बाद आप यहां ऊपर तक जो पूरा पूरा वॉल्यूम देख पा रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं साथी, टोटल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब अगले नंबर पर जाओ, सातवें नंबर पर, तो कह रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना, यानी छूट आयतन। क्या बोलते हैं इसको, छूट आयतन। छूट आयतन क्या होता है, क्या छूट गया बताओ, ये वाला एरिया सर आपने बताया क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम है, बताया हमने, ठीक है। सर आपने फिर दोबारा कहा कि ये पूरा का पूरा आयतन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आयतन जो आप देख रहे हैं, उसको हम लोग टोटल वॉल्यूम कहेंगे। तो एक बार तो इतना काउंट हो गया और एक बार पूरा काउंट हो गया, बच क्या गया आपका, तो मैं आपसे कहूंगा साथी कि बचा आपका क्या हुआ है, बचा हुआ आयतन कितना है, तो कौन से कलर से, इस कलर से, बचा हुआ आयतन इतना है कि नहीं, बताओ, इतना बचा हुआ आयतन, इसकी क्या बात मैंने की क्या, नहीं। यहां पर देखो टीडीसी पर पिस्टन पहुंच गया, उसके बाद भी यहां मटेरियल भरा हुआ है ना। समझो बात को ध्यान से, सारी की सारी बात यहां से नीचे हो रही थी, टीडीसी से बीडीसी तक आप स्ट्रोक लेंथ ले रहे हो, स्ट्रोक की लंबाई ले रहे हो, बोर डाया आप यहां से यहां तक इंटरनल व्यास ले रहे हो, आंतरिक व्यास ले रहे हो, टोटल वॉल्यूम ले रहे हो, तो बीडीसी से लेकर के पूरा ऊपर तक यहां तक आप टोटल वॉल्यूम ले रहे हो, यहां से यहां तक आप क्या ले रहे हो साथी, टोटल वॉल्यूम ले रहे हो। लेकिन यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, छूट आयतन। क्यों छूट, इतना हमारा पिस्टन ऊपर नहीं कवर करता, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पिस्टन टकरा जाएगा आपके वाल्व में, क्योंकि वाल्व खुलेगी तो वाल्व नीचे आएगी, तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत जगह चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम या छूट आयतन। समझ में आ रही ना बात पूरी, ठीक है। जब भी मैं बोलूं कि क्लियरेंस वॉल्यूम, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि अच्छा वो छूट, क्लियरेंस, थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं वो क्लियरेंस। जब भी मैं बोलूं टोटल वॉल्यूम, मतलब पूरा ले लो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा साथी, टोटल वॉल्यूम अगर इस वाले आयतन में, इस वाले आयतन को टोटल, इस वाले आयतन में इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या पूरा आयतन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नहीं समझ में आया।
आप कहोगे सर, आप क्या कहोगे, मैं आपसे कहूंगा, मैं आपसे क्या कहूंगा, चलो थोड़ा सा अगर मैं इस टोटल को डिलीट करूं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि साथी आपके पास यहां से सारा का सारा काउंटेशन हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक मान लेता हूं कि 5 मीटर क्यूब है ना, आयतन मीटर क्यूब, और यहां से यहां तक कितना है साथी, 2 मीटर क्यूब है। अब कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल कहां से कहां तक लेते थे, यहां से यहां तक, तो बोलोगे कि 5 और 2 7 मीटर क्यूब हो गया। तो टोटल वॉल्यूम कभी आपसे कोई पूछे और ये सवाल बनता है कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहोगे सर क्लियरेंस वॉल्यूम यानी वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, वीसी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीसी कहेंगे, ठीक है ना। क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, वीएस, क्या कहोगे सर, स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको क्या कहेंगे, वीएस कहते हैं, याद रखना इसको। अरे यार स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम सेफ्ट वाला, यहां पर वॉल्यूम क्लियरेंस वाला, वॉल्यूम सेफ्ट वाला, तो टोटल वॉल्यूम मतलब कितना हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अच्छा, इसी टोटल वॉल्यूम को हम लोग सीसी भी कहते हैं, ध्यान रखना, कई बार आपसे बोलेगा कि 100 सीसी की बाइक है आई की, तो सीसी का मतलब क्या होता है भाई, सेंटीमीटर क्यूबिक, क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना, सेंटीमीटर क्यूबिक। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे कोई बोले कि आपका इंजन कितना है भाई, आपका इंजन 2400 सीसी का है, 2400 सीसी का है ना, इसका मतलब क्या हो गया, और आपको अगर इसमें बोल दे कि 2400 सीसी का इंजन है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटी क्यूबिक है, क्या है, ये सेंटी क्यूबिक है, यानी 2400 सेंटी क्यूबिक, उसमें क्या आ जाएगा, टोटल सिलेंडर में आयतन आ जाएगा। तो ये सेंटी क्यूबिक क्या है, वही आयतन का मात्रक है, 2400 सीसी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े, ठीक है, जैसे 100 सीसी हो गया, ठीक है। अब देखो सीसी में पाया जाता है ना, तो टोटल वॉल्यूम का ही मतलब क्या होता है, सीसी। तो जब भी सीसी की बात किया जाएगा मतलब 2400 सेंटी क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक, जैसे मैंने यहां पर मीटर क्यूब लिखा, तो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब कर दो, 5 सेंटीमीटर क्यूब कर दो, ये वही चीज है। तो अगर 100 सीसी की बाइक है तो उसका जो आयतन होगा, टोटल वाला आयतन जो होगा वो 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ये होता है। समझ में आया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। अब देखो यह पिस्टन के शीर्ष के ऊपर सिलेंडर के निहित आयतन है, पिस्टन के टॉप डेड से ऊपर वाला जो आयतन है उसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। टोटल वॉल्यूम, अच्छा यहां पर लिखा भी है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है, समझ में आनी चाहिए भाई बात, है ना, स्पीड में कर लेना क्लास को। इसके अलावा आगे बढ़े हम लोग, तो 8वें नंबर पर हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, 8वें नंबर पर हम लोग पहुंचते हैं कंप्रेशन रेशियो पर। कंप्रेशन रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैसे, आर से डिनोट करते हैं, यानी आर से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कंप्रेशन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। अगर कुल सिलेंडर के आयतन, कुल सिलेंडर का आयतन कितना था, यहां पर हमने कितना बताया था, कुल सिलेंडर का आयतन 5 और 2 7 मीटर क्यूब, अगर सीसी में लोगे तो 7 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मान लो कि इतना आपका कितना था भाई, यहां तक जो है आपका मान लेता हूं कि 50 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सीएम क्यूब, सीसी में ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहां तक जो है आपका वो मान लेता हूं कि 20 सीसी हो गया। सीसी लिख दिया या सेंटीमीटर क्यूबिक लिख दिया, वही बात है, सेंटीमीटर और क्यूबिक का सीसी ले लिया है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि कंप्रेशन रेशियो कितना होगा, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 50 अब 20 70, टोटल वॉल्यूम अब बटे में क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी ऊपर जो छूटा हुआ वॉल्यूम है कितना है 20, तो ये आपका कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा। अच्छा, इस टोटल वॉल्यूम को अभी हमने क्या बताया, टोटल वॉल्यूम मतलब 50 और 20, तो क्या अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम वीएस, और इसको बोलते हैं हम लोग वीसी। तो अगर इस टोटल वॉल्यूम की जगह क्या लिख दें हम लोग, वीएस प्लस वीसी और डिवाइडेड बाई वीसी,
यही बात है कि नहीं? टोटल वॉल्यूम जोड़ करके देख लो, 70 बटे में 20 आना चाहिए, वीएस प्लस वीसी, वीएस प्लस वीसी 50 और 20 70, यानी बराबर में कहाँ चला जाएगा? 50 प्लस 20। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल सवाल पूछ लिए जाएंगे आपसे, और बटे में वीसी 20 आ जाएगा, उतना ही आएगा कि नहीं? तो इसका दूसरा रूप क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू वीएस प्लस वीसी अपॉन वीसी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो वैल्यू ऑफ आर, जो कंप्रेशन रेशियो होता है, बार बार वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बार बार पूछा जाता है कि पेट्रोल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 6 से 12 होता है ना? स्टैंडर्ड वैल्यू 6 से 12 है। और डीजल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो आर, वैल्यू फॉर आर, तो ये कंप्रेशन रेशियो है, हिंदी में लिखूं? ठीक है, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो भाई क्या है आपका? देखोगे तो पेट्रोल इंजन के लिए 7 से 12 और 16 से 22 आपका डीजल इंजन के लिए, याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब आगे बढ़े, अगला आपका टर्मिनोलॉजी क्या है 8वें के बाद? 9वां नंबर आ जाता है स्ट्रोक बोर रेशियो। ये क्या होता है सर? बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहो, कुछ छोड़ना नहीं है ना? स्ट्रोक बोर अनुपात, बोर सिलेंडर का व्यास, है ना? तो बोर सिलेंडर का व्यास यानी जो डी था, समझ में आया? जो सिलेंडर था उसका आंतरिक डायामीटर, अंदर की साइड का जो व्यास था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? बोर डाया बोलते थे। और स्ट्रोक की लंबाई का अनुपात, स्ट्रोक की लंबाई अनुपात यानी मतलब टीडीसी से बीडीसी तक की जो डिस्टेंस थी, उनका रेशियो अगर निकाल लिया जाए तो उसको स्ट्रोक बोर रेशियो कहते हैं। क्या बोलते हैं साथी? स्ट्रोक बोर रेशियो। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोर रेशियो कहते हैं। स्ट्रोक बोर और रेशियो, इतना स्पीड में लिखता हूं कि मैं खुद नहीं समझ पाता दोबारा। ठीक है, यह आमतौर पर छोटे इंजन के लिए 1 के बराबर होता है और बड़े इंजन के लिए 1 से कम होता है। स्ट्रोक बोर रेशियो इज इक्वल टू इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, है ना? समझ में आया? हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, वो बता दिया ना, वही बात है। अब 10वें नंबर पर आ जाओ साथी। 10वां नंबर क्या कह रहा है? मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? अगर डायरेक्टली रूप में मीन इफेक्टिव प्रेशर हम लोग देखें तो वर्क डन बाय द इंजन, मतलब इंजन से आपको कितना काम मिल जा रहा है। जैसे मान लो आपने एक घोड़ा पाला, उसको खूब भोजन कराया, है ना? आपने उसको 100 रुपए का खाना खिला दिया घोड़े को, और वो काम करके आपको दे रहा है 70 रुपए का। तो काम करके कितना दिया? 70 रुपए का। तो काम करके जितना दिया 70 रुपए, और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि उसका पेट कितना बड़ा है। देखो, अगर आपने ये बता दिया कि हमने कितना भोजन खिलाया उसको, 100 रुपए का खिलाया, अगर उससे आपने डिवाइड कर देंगे तो फिर वो आपकी एफिशिएंसी यानी दक्षता निकल जाएगी। मीन इफेक्टिव प्रेशर और दक्षता अलग अलग चीजें हैं। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या बताता है? ये बताता है कि वर्क डन बाय द इंजन, इंजन के द्वारा किया गया जो कार्य है ना, अगर उसका भाग दे दोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना हमने खिलाया उससे नहीं मतलब है, उस इंजन का आयतन कितना है टोटल। हमने खिलाया तो सिर्फ उसमें स्विफ्ट वॉल्यूम जितना, क्योंकि पिस्टन वहीं तक डिस्प्लेस्ड हुआ। तो कार्य कितना मिला और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, कितनी टंकी है, कितना बड़ा सिलेंडर है, उसका टोटल वॉल्यूम का अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। पढ़ लेते हैं। द एवरेज प्रेशर एक्टिंग अपॉन द पिस्टन, पिस्टन पर जो एवरेज प्रेशर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंजन। डायरेक्ट एक भाषा में अगर हम लोग कहें तो एवरेज सिलेंडर प्रेशर ड्यूरिंग पावर, सिलेंडर के ऊपर जो सिलेंडर के अंदर जो औसत दाब होता है पावर स्ट्रोक के दौरान, शक्ति के समय, जिस समय शक्ति उत्पन्न होती है उस समय, शक्ति के समय सिलेंडर में शक्ति के समय सिलेंडर में जो आपका औसत दाब होता है, औसत दाब होता है, उसको हम लोग साथी क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव, और इसको साथ ही साथ क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
10वें नंबर के बाद 11वें नंबर पर पहुंचते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचित शक्ति, सूचित अश्वशक्ति। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति क्यों? क्योंकि इसका पूरा नाम होता है इंडिकेटेड ब्रेक पावर, है ना, सॉरी इंडिकेटेड हार्स पावर, ब्रेक नहीं, अश्व का मतलब होता है हिंदी में हार्स, इंग्लिश है ना, इंडिकेटेड हार्स पावर। इसको हम लोग आईपी से डिनोट करते हैं, किससे? आईपी से, सूचित अश्वशक्ति इसको बोलते हैं। अब सूचित अश्वशक्ति क्या होती है? मतलब ऐसी अश्वशक्ति जो सूचना के रूप में तुरंत प्राप्त हो। समझो बात को, कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटेड पावर रिफर टू द ओवरऑल पावर जनरेटेड थ्रू द कंबशन ऑफ फ्यूल विद इन द कंबशन चेंबर। इंडिकेटेड पावर वो पावर होती है, जैसे मान लो सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, पिस्टन के पास दहन हो रहा है, जब यहां पर दहन होता है तो तेजी से पावर पिस्टन पर जनरेट होती है। तो वह पावर, वह शक्ति जो सिलेंडर में उत्पन्न होती है, पूरी की पूरी शक्ति, 100% शक्ति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटेड हॉर्स पावर या सूचित अश्वशक्ति। अब आप कहोगे सर ये प्रेशर क्या अलग होता है, ये शक्ति यहाँ अलग होगी और जो हमारे पहिए पर मिलेगी वो अलग शक्ति होगी? मैं कहूंगा बिल्कुल, जितना शक्ति आप यहाँ पैदा कर लोगे, क्या उतनी शक्ति पहिए तक पहुंचा पाओगे? क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। आप समझो कि मान लो कि जिस प्रेशर से आप यहां से पानी छोड़ रहे हो, 2 किलोमीटर दूर तक क्या पानी उसी वेग से बहेगा? क्या नहीं, वो वेग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब लॉस होता है ना, हमेशा हर एक चीज का ह्रास होता है, लॉस होता है। तो यहां पर भी क्या होगा? आपकी शक्ति का लॉस होगा। लेकिन उचित अश्वशक्ति वो शक्ति होती है जो आपकी कंबशन चेंबर में यहां पर तुरंत प्राप्त होती है। आप कहोगे सर दूसरी अश्वशक्ति क्या है? मैं कहूंगा ब्रेक अश्वशक्ति, ब्रेक हार्स पावर, है ना, ब्रेक हार्स पावर। अब ब्रेक हार्स पावर क्या होती है? देखो, ब्रेक पावर रेफर टू द पावर आउटपुट अवेलेबल एट द इंजन आउटपुट शाफ्ट। मतलब ब्रेक पावर क्या होती साथी? जो क्रैंक शाफ्ट पर आपको मिले उसको हम लोग ब्रेक पावर कहते हैं। अच्छा, पावर सबसे पहले किसको मिलती है? पिस्टन को। तो दूसरे शब्द में आपसे पूछ लेगा इंडिकेटेड पावर में कि कंबशन चेंबर में जो शक्ति प्राप्त हुई उसको हम लोग सूचित अश्वशक्ति कहेंगे। इसके अलावा जो पहली शक्ति किसको मिलती है? पिस्टन को मिलती है। फिर पिस्टन अपनी शक्ति को कनेक्टिंग रॉड को भेजता है, फिर कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ता है। तो साथ ही सबसे पहले पावर आपको कहां मिलेगी? पिस्टन पर मिलेगी। तो पिस्टन पर भी आपकी जो शक्ति कहलाएगी वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहलाएगी, सूचित अश्वशक्ति कहलाएगी। लेकिन जब क्रैंक शाफ्ट पर पहुंचेगी तो यहां आते आते वो पावर कुछ ना कुछ घट जाएगी। अरे कुछ शक्ति इसको चलाने में लग जाएगा, इसका भी कुछ न कुछ वजन होगा, कुछ शक्ति आपका पिस्टन का भी वजन होगा, उसको चलाने में लग जाएगा। तो एनर्जी खत्म होगी ना कुछ। क्यों? क्योंकि एनर्जी खत्म तो नहीं होगी लेकिन एनर्जी कन्वर्ट होगी, क्योंकि इसको चलाने में एनर्जी का ह्रास होगा, नुकसान होगा। तो यहां पर जो शक्ति मिलेगी, यहां पर आपकी शक्ति कम मिलेगी, यहां पर आपकी शक्ति क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ब्रेक पावर का मतलब क्या होता है? ऐसा पावर जो इंजन की शाफ्ट पर, आउटपुट शाफ्ट पर निकले। इट रिप्रेजेंट द पावर दैट कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू आउटकम रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। मतलब ऐसी पावर जिसका आप उपयोग कर पाओ। अगर 50 हॉर्स पावर आपका इंजन निकाल रहा है कंबशन चेंबर में या पिस्टन पर, तो 50 आपको मिलेगी नहीं, आपको मिलेगी 40 से 45 हॉर्स पावर। तो वो 40 से 45 हॉर्स पावर जो आप यूज कर पाओ उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक हॉर्स पावर। तो यहां पर एक रिलेशन निकला हुआ है, क्या? ब्रेक हॉर्स पावर, क्या भाई? ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर या ब्रेक हॉर्स शक्ति हमेशा क्या होती है भाई? कम होती है। किससे? सूचित अश्वशक्ति से। सूचित अश्वशक्ति से, सूचित अश्वशक्ति से क्या होती है? कम होती है। ये रिलेशन ध्यान रखना, पूछा जाता है। अगला आपका क्या है? 12वां नंबर हो गया, ये हो गया आपका 13वां। अगला है आपका फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर क्या है? यहां पर साथी आपने कहा ज्यादा है, यहां पर मान लिया 50 एचपी है और यहां पर आपको मिली 40 एचपी। 10 एचपी कहां गई? वो 10 एचपी ये रही, ठीक है ना। वो 10 एचपी कहां रही? फ्रिक्शनल पावर। इसको हम लोग फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो
द फ्रिक्शनल पावर एंड द इंजन द पावर नीडेड टू ओवरकम इंटरनल फ्रिक्शन, ये कुछ घर्षण के कारण जो शक्ति का नुकसान हो जाता है, लॉसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल पावर कहते हैं। फ्रिक्शनल पावर, फ्रिक्शनल पावर को अगर हम लोग कहें तो फ्रिक्शनल पावर को अगर निकालना हो तो इस 50 में इस 40 को घटा दोगे तो बताओगे ना कितना लॉस हुआ। तो 50 क्या था, इंडिकेटेड हार्स पावर, तो आईपी क्या है भाई आपका, इंडिकेटेड हार्स पावर। और इंडिकेटेड हार्स पावर में अगर किसको घटा दोगे, अगर आप घटा दोगे ब्रेक पावर को, यानी माइनस कर दोगे ब्रेक पावर को, तो आप फ्रिक्शनल पावर बता दोगे कि नहीं। 50 में से 40 घटाओगे मतलब 10 बता दोगे कि 10 का हमको नुकसान हुआ है। तो नुकसान वाली पावर क्या होती है, फ्रिक्शनल हार्स पावर होती है। ये बात अगर समझ में आ गई मतलब मैं अपनी बात डिलीवर करने में कामयाब रहा। ठीक है, क्लियर है क्या। आगे बढ़िए। अब आगे देखो तो मैकेनिकल एफिशिएंसी यानी यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता क्या होती है साथी, यांत्रिक मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन रेशियो ऑफ ब्रेक पावर, है ना क्या भाई, ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। आप कहोगे सर जो ब्रेक पावर वहां पर हमने दी उसका अगर डिवाइड करोगे साथी किसके साथ, इंडिकेटेड हार्स पावर के साथ, तो वो आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी, इसको ईटा बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का, दक्षता का क्या है, सूत्र है, दक्षता का सिंबल है। और ये यांत्रिक यानी मैकेनिकल दक्षता का आपका यही है कि ब्रेक हार्स पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड हार्स पावर। ब्रेक हार्स पावर कहाँ मिलती है बताओ जरा, ब्रेक हार्स पावर मिलती है कहाँ पर, जो हम यूज करते हैं, जो हमको क्रैंक शाफ्ट पर मिलती है। इंडिकेटेड पावर कहाँ मिलती है साथी, तो कहोगे जो हमको पिस्टन पर मिलती है, या कहोगे जो हमको सबसे शुरू में कंबशन चेंबर में मिलती है, दहन कक्ष में मिलती है, उसको हम लोग इंडिकेटेड पावर कहते हैं। तो इनका और इनका रेशियो क्या कहलाता है, यांत्रिक दक्षता यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाती है। आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाता है क्या, आयतनिक दक्षता। क्या आ जाता है, आयतनिक, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं साथी, दक्षता, आयतनिक दक्षता। आयतनिक दक्षता क्या होती है साथी, आयतनिक दक्षता को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर और चार्ज ड्रॉन इनटू सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। क्या कह रहा है, देखो जो आपका सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज आएगा, अंदर चार्ज मतलब हवा, पेट्रोल, डीजल, जो भी आपको जलाना है इंजन के ईंधन में जो जलता है, जब खींचा जाता है तो एक्चुअल में मैं मानता हूं कि मान लो कि 50 और 20 70 सीसी का टोटल आपका सिलेंडर है। आपने जब खींचा तो क्या टोटल 70 आएगा, नहीं आएगा, कुछ ना कुछ कम आएगा। 10 लीटर का आपका पेट है, पानी पीते हो क्या 10 लीटर पीते हो एग्जैक्ट, नहीं। घड़े में पानी भरते हो क्या फुल भर पाते हो क्या, नहीं। कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि फुल ना भर पाओ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आधा ही भरे, कई बार हो सकता है कि ओवरफ्लो हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो है आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ये बताता है कि एक्चुअल में अंदर कितनी हवा आई, एक्चुअल में यानी वास्तव में, वास्तव में अंदर आया चार्ज। चार्ज का मतलब पता है ना, चार्ज, और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटेक, मतलब जो आपका हम चाह रहे थे, जो लिखित है कि 170 सीसी आना चाहिए, है ना, यानी थ्योरेटिकल, वास्तव में कितना आया, और बच्चे में सैद्धांतिक हम लोग कितना चाह रहे थे, कितना भाई, सैद्धांतिक, है ना, सैद्धांतिक आपका क्या, इनटेक, सैद्धांतिक चार्ज या हवा का अंदर प्रवेश, वही दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यानी आयतनिक दक्षता कहलाएगा। समझ में आ गया क्या, बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर, 14वां नंबर, ये हो गया आपका 15वां नंबर, और ये हो गया आपका 16वां नंबर। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, डायरेक्ट एक शब्द में बात में बोलें तो ईंधन से प्राप्त ईंधन से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में आईपी का अनुपात, है ना, रेशियो ऑफ द हीट इक्विवेलेंट टू द आईपी ऑफ द फ्यूल एनर्जी सप्लाइड। हमको कितना पावर मिली, हमको कितनी शक्ति मिली, और उसके बदले में हमने कितनी ऊष्मा दी, हमने क्या जितनी ऊष्मा दी क्या उतनी पूरी, क्योंकि देखो इंजन में क्या किया जाता है, हीट से, पहली क्लास में
सेकेंड क्लास में इंजन वाले में हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, वर्क में कन्वर्ट करते हैं। वर्क मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना हमने हीट दी, उस हीट के मुकाबले कितनी हमको वर्क मिली, इसी का कंपैरिजन या इसी का रेशियो क्या कहलाता है, थर्मल एफिशिएंसी कहलाता है। तापीय दक्षता इसे हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, तापीय दक्षता। तापीय दक्षता इसे कहा जाता है। देख लो, पढ़ लो क्या लिखा है। तापीय दक्षता किसी इंजन द्वारा किए गए कार्य या विकसित शक्ति का इंजन के ईंधन के दहन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मा की दर से अनुपात है। हमको कितना पावर मिल गई और हमने जला दिया कितना ईंधन, इन दोनों का ही रेशियो क्या कहलाएगा, थर्मल एफिशिएंसी कहलाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे टर्मिनोलॉजी का चैप्टर खत्म हुआ। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बेहतरीन तरीके से बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए पढ़ना है तो विश्वास मानो दोस्त, जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं आप पढ़ के देखना। आप यही क्लास जो मैं आपको, या आप कहीं और भी पढ़ रहे हो, आप रिवीजन के लिए आप हमारे पास आइए, आप पढ़िए। आपको फोन नंबर दिया जा रहा है, उस पर फोन करिए, अपना इंटरेस्ट बताइए, अपनी समस्याओं को बताइए। जितने अच्छे से मैं मानता हूं कि अभी मैं सुन पाऊंगा आपकी समस्या को, उतना अच्छा अगर हमारे पास ही लाखों करोड़ों की भीड़ होती तो मैं सुन नहीं पाता। ठीक है, तो आपकी जो भी समस्या है वो आप बताइए। 499 रुपए का ये हमारा सारथी बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट टेक और नॉन टेक दोनों मिलेगा, जिसमें हमारी वीडियो क्लास जो जान मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यकीन मानो आप निराश नहीं होगे। आपको क्वेश्चन एक एक दिखेगा परीक्षा में, तो आपको वीडियो क्लास कंप्लीट मिल जाएगी। इसमें क्लास की नोट्स हमारी हैंड रिटन जो मैंने आपको दिखाई थी वो भी इसमें मिल जाएगी, और इसमें मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया लेवल के मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको हलवा लगेगा। आप यहाँ पढ़ने के बाद कहीं भी कोई भी क्लास देखोगे धड़ाधड़ आंसर करोगे। ठीक है, वो आप सीरीज को कंप्लीट करोगे तभी जान जाओगे। चलो, अब इसी टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं भाई, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। बोलो किया जाए क्या? अच्छा, लाइव नहीं है आज का समय, मुझे लगता है कि ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगली क्लास में इससे जुड़े, अच्छा बताओ इसका आंसर बताना। अब यही अगला टास्क है आपके लिए, मैं बोलता हूं ना कि आपको टास्क बताना है। आप आंसर कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि लास्ट तक कौन देख रहा है। ठीक है ना? चलो यह करा ही देते हैं, चलो करा देते हैं। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी इज कॉल्ड। कह रहा है कि वह आयतन जो टीडीसी से बीडीसी तक डिस्प्लेस किया जाता है, ये टीडीसी हो गया था, ये आपका बीडीसी हो गया था, ये आपका टीडीसी था, ये साथी क्या था आपका बीडीसी था। टीडीसी से बीडीसी तक का जो वॉल्यूम था उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्विफ्ट वॉल्यूम कहते थे कि नहीं, बोलो। ऊपर वाला जो सेक्शन था उसको हम लोग क्या बोलते थे, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते थे, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते थे कि नहीं। अब इस टोटल वॉल्यूम को यहां से लेकर के यहां तक के टोटल वॉल्यूम को हम लोग अगर देखो, टोटल वॉल्यूम को देखो तो हम लोग क्या बोलते थे, टोटल वॉल्यूम बोलते थे। टोटल वॉल्यूम बोलते थे कि नहीं, संपूर्ण आयतन। तो कह रहा है कि टीडीसी और बीडीसी के बीच को पिस्टन द्वारा विस्थापित किया गया आयतन स्वेप्ट वॉल्यूम। अगर दूसरा सवाल पूछेगा कि टीडीसी से बीडीसी तक की रैखिक दूरी, तो कहोगे सर स्ट्रोक। क्या कहोगे, स्ट्रोक कहोगे। क्लियर है ना? चलो, क्या है साथी ये है आपका स्वेफ्ट वॉल्यूम, है ना। क्लियरेंस वॉल्यूम बता दोगे, ठीक है। सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम बता दोगे, टोटल बिल्कुल बता दोगे। कंप्रेशन रेशियो बताओगे क्या, कंप्रेशन रेशियो बता सकते हो क्या, कंप्रेशन रेशियो बिल्कुल बता सकते हो सर। कहोगे टोटल वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को आप क्या कह सकते हो, वीएस प्लस वीसी। क्या कह सकते हो, वीएस प्लस वीसी कह सकते हो, और डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम यानी वीसी। सारा का सारा आंसर कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो आगे बढ़ो, दूसरा प्रश्न कह रहा है द वॉल्यूम अबव द पिस्टन एट टीडीसी इज नोन एज। कह रहा है कि ऐसा आयतन जब टीडीसी पर आपका पिस्टन हो, कहां हो, टीडीसी पर आपका पिस्टन हो, तब उस कंडीशन में उसके ऊपर वाला आयतन क्या कहलाएगा, ये वाला आयतन क्या कहलाएगा। आप कहोगे सर क्लियरेंस वॉल्यूम आपने बोला था, छूट आयतन बोला था, याद है क्या। हाँ सर बिल्कुल याद है, पूछा है ना टीडीसी पर पिस्टन के ऊपर का आयतन, टीडीसी पर पिस्टन के ऊपर का, बीडीसी से पिस्टन के ऊपर का आयतन होता तो टोटल वॉल्यूम, यहां से क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। और सिर्फ इतना बोलता तो स्विफ्ट वॉल्यूम। अब क्लियर है? चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है ना, बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन। चलो लास्ट में कमेंट मैं छोड़ूंगा आपके लिए, आप कुछ एक ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई शब्द मैं बोलूंगा वो आपको कमेंट में लिखना होगा, है ना।
प्लीज आपको करना, उसी से मोटिवेशन आएगा मुझे। रेशियो ऑफ द टोटल सिलेंडर, और ये करते करते इस चक्कर में आपको चीजें बन भी जाएंगी, याद भी हो जाएगा। रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अभी बताया वही पूछ लिया, बटे में क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी क्या होता है साथी, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो चलो फटाफट बताओ, पेट्रोल के लिए कितना, पेट्रोल के लिए कितना, पेट्रोल के लिए होता है साथी 6 से 12, है ना। और डीजल के लिए कितना, डीजल इंजन के लिए याद कर लो, आगे समझ जाओगे क्या होता है, ये होता है साथी 16 से 22। कंप्रेशन रेशियो पर ही दक्षता डिपेंड करती है, ईंधन की दक्षता कहीं ना कहीं कंप्रेशन रेशियो पर ही डिपेंड करती है, खास करके पेट्रोल इंजन की, ठीक है ना। चलो, डीजल इंजन की दक्षता कंप्रेशन रेशियो के साथ साथ कट ऑफ रेशियो पर भी डिपेंड करती है, तो इस हिसाब से अगर कंप्रेशन रेशियो पर दोनों इंजन की दक्षता डिपेंड करेगी ही करेगी, ठीक है। अच्छा, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। चौथे नंबर पर टीडीसी स्टैंड फॉर, टीडीसी का पूरा नाम टॉप डेड क्लियरेंस है क्या, नहीं, टॉप डेड सेंटर, है ना। क्या हो जाएगा साथी, टॉप डेड सेंटर। इसका दूसरा नाम बताओ जरा, कमेंट करना, दूसरा नाम मैंने बताया है कि नहीं। चलो, जब पिस्टन खड़ा खड़ा है तब तो टीडीसी है, दूसरी अवस्था में क्या बोलोगे, बोलो, आगे बढ़ो। कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी से लेकर के, ये टीडीसी हो गया, है ना, और ये हो गया आपका बीडीसी, ये हो गया टीडीसी, ये हो गया आपका बीडीसी। टीडीसी से बीडीसी तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। यहाँ पर क्या है साथी, स्ट्रोक है ना। बोर क्या है, ये जो पूरा डायमीटर आप देखोगे ना, व्यास अगर देखोगे इसका, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोर कहेंगे। क्लियरेंस पता है, ठीक है, एक्सपेंशन मतलब होता है प्रसार, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। आगे बढ़े, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड, सिलेंडर के डायमीटर को देखो यहाँ पर बोला गया ना, क्या बोला जाता है, बोर, उसको हम लोग बोलते हैं बोर डायमीटर। आगे बढ़े साथी, इंडिकेटेड पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इंडिकेटेड पावर, सूचित अश्वशक्ति कहाँ मिलती है। आप कहोगे सर सूचित अश्वशक्ति कहाँ होती है, सबसे ज्यादा होती है, आपने ये भी कहा था, है ना। सूचित अश्वशक्ति क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है। अधिक अश्वशक्ति कहाँ मिलेगी साथी, पिस्टन पर मिलेगी या सिलेंडर में मिलेगी, पिस्टन या सिलेंडर में। यहां पर देखो, ब्रेक डायनोमीटर, फ्यूल सप्लाई, इंडिकेटेड डायग्राम। अच्छा, ये कह रहा है कि इंडिकेटेड पावर को कहां पर आप देख पाते हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम का एक चार्ट बनता है, वहां पर आप देख पाते हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इंडिकेटेड पावर कहां पर प्राप्त होती है, तो पिस्टन या तो सिलेंडर में, ठीक है। और इंडिकेटेड हार्स पावर सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा पावर अगर कोई होती है तो यही होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पावर अवेलेबल एट क्रैंक साफ्ट इज कॉल्ड, पावर जो क्रैंक साफ्ट को प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक हार्स पावर कहते हैं, ये क्रैंक साफ्ट को मिलती है, क्रैंक साफ्ट को मिलती है। और इसके अलावा फ्रिक्शन पावर क्या है, ये एक प्रकार का लॉस है, इसको कैसे निकालते हैं साथी, आप कहोगे इंडिकेटेड हार्स पावर में माइनस कर दोगे अगर आप फ्रिक्शनल पावर का, तो वो आपको निकल जाएगा, है ना, सॉरी ब्रेक पावर का, हाँ किसका, ब्रेक पावर का, है ना। इसके अलावा इसी रेशियो से आपको ये पता है कि इंडिकेटेड पावर हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रेक पावर, है ना। अब ये भी पता है कि फ्रिक्शन पावर भी क्या होगी, कम ही होगी, तो इंडिकेटेड हार्स पावर से भी फ्रिक्शन पावर लगभग कम हो सकता है इंजन खराब हो तो ज्यादा भी हो सकती है भाई, है ना। बोल दो यार लॉस तो हमारा ज्यादा हो गया, इंडिकेट पावर भी क्लियर हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रैंक शाफ्ट पर क्या मिलती है, ब्रेक पावर मिलती है। क्लियर है क्या इतनी बात, चलो आगे बढ़ो। कह रहा मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, मैकेनिकल एफिशिएंसी किसका किसका रेशियो होती है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड हार्स पावर, है ना। ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड हार्स पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं साथी मैकेनिकल दक्षता या मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। आगे बढ़े, वॉल्यूमेट्रिक दक्षता किसका अनुपात होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसका, एक्चुअल में आपका कितना हवा आ पाया है अंदर सिलेंडर में या चार्ज आ पाया है, और डिवाइडेड बाय कितना थियोरेटिकल है, कितना सैद्धांतिक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं साथी, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक रेशियो, ठीक है, आयतनिक दक्षता। आगे बढ़े, द फ्यूल एयर मिक्सचर बिफोर इग्निशन इज कॉल्ड, फ्यूल और एयर का मिश्रण जलने से पहले क्या कहलाता है साथी, चार्ज कहलाता है। इतनी इंग्लिश तो समझ में आ रही होगी ना यार, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो। देखो मैंने पहली बार नॉन टेक्निकल बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा कम आइडिया है, कुछ आइडिया दो, मैसेज करो कि किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, ज़्यादा हिंदी या इतना ठीक है, अंडरस्टैंड है। चलो
रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट ऑफ आईपी टू फ्यूल एनर्जी सप्लाइड। अच्छा ये बताओ कि ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट है ना, पावर कितनी प्राप्त हुई, उसके कंपैरिजन में आपने कितनी ऊष्मा सप्लाई की। वर्क आपको यानी वर्क और आपने क्या दिया भाई, जो आपने हीट एनर्जी दी, अगर इन दोनों का अगर आपको रेशियो निकालने को कहा जाए तो क्या है, याद है क्या किसी को? थर्मल एफिशिएंसी, तापीय दक्षता, ये वही, हाँ जी हाँ ये वही बात कर रहा है, तापीय दक्षता, तापीय दक्षता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्रेक हार्स पावर इज ऑलवेज, ब्रेक हार्स पावर हमेशा क्या होती है, इंडिकेटेड हार्स पावर से क्या होती है साथी, कम होती है। क्यों? क्योंकि इंडिकेटेड हार्स पावर पिस्टन पर प्राप्त होती है, बीच में फ्रिक्शन पावर का आपका क्या होता है साथी, लॉस होता है, थोड़ा थोड़ा लॉस होकर के तब हमको ब्रेक पावर मिलती है ना। तो पहले पिस्टन को मिलती है पावर, पिस्टन को पावर मिलती है, पिस्टन के बाद जाती है कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड के बाद जाती है क्रैंक शाफ्ट को। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फ्लाईव्हील को, फिर क्लच के पास पावर ट्रांसमिट होती है, फिर गियर बॉक्स में, फिर यूनिवर्सल ज्वाइंट, फिर यूनिवर्सल ज्वाइंट के बाद प्रोपेलर शाफ्ट, फिर डिफरेंशियल, फिर एक्सल, तब पहिए तक पहुंचती है। ठीक है, तो पिस्टन पर जो पावर हमको प्राप्त होती है वो इंडिकेटेड पावर प्राप्त होती है, क्रैंक शाफ्ट पर हमको ब्रेक पावर प्राप्त होती है, जो नुकसान होता है यहां से यहां तक चलने में उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल पावर। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन पावर, एफपी। ये क्या है? ये आपका नुकसान है एक प्रकार का, ठीक है ना, ये क्या है साथी, ये एक प्रकार का नुकसान है। चलो तो ये क्या होती है, ये आंसर आप करना, ये मैंने दे दिया। चलो आगे बढ़े तो क्लियरेंस वॉल्यूम इज नेसेसरी टू अवॉइड, क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम कहोगे सर टीडीसी के ऊपर वाला जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम। क्यों ऐसा होता है? जिससे कि पिस्टन इससे ऊपर ना आ पाए, पिस्टन इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, लड़ जाएगा वॉल्व में। नॉकिंग प्री इग्निशन पिस्टन सिलेंडर कॉन्टैक्ट है ना, तो पिस्टन को सिलेंडर के कॉन्टैक्ट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या देते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। ज्यादा स्पीड में हो गया क्या? लाइव होता तो ज्यादा मजा आता ना, तो करवाओ यार लाइव, आपके ही तो ऊपर है सारा। चलो आगे बढ़े साथी। द इफिशियंसी ऑफ एंड डीजल इंजन डिपेंड्स ऑन, डीजल इंजन की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? कंप्रेशन रेशियो है ऑप्शन में क्या? बिल्कुल है ऑप्शन में। कट ऑफ रेशियो होता तो वो भी क्लियर हो जाता, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुरू में बताया था ना किसी पर एफिशिएंसी यानी दक्षता आपकी निर्भर करेगी। आगे बढ़े तो फ्रिक्शनल पावर इज इक्वल टू, फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू, फ्रिक्शन पावर क्या होता है? तो कहोगे सर इंडिकेटेड हार्स पावर और माइनस में ब्रेक हार्स पावर। उल्टा नहीं करना, बीपी माइनस आईपी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आईपी ज्यादा होगा ना, आईपी अगर 70 होगा तो ब्रेक हार्स पावर आपका कितना होगा, 30 होगा। तो इन दोनों का लॉस कितना हुआ साथी, 40 का हुआ, तब आपका ये निकल के आएगा। समझ में आई बात? तो क्या होगा, इंडिकेटेड हार्स पावर माइनस में ब्रेक हार्स पावर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कह रहा है मीन इफेक्टिव प्रेशर इज डिफाइंड एज, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? एवरेज सिलेंडर प्रेशर ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। सही कह रहा है, मैक्सिमम प्रेशर नहीं, एवरेज ही होता है, मिनिमम प्रेशर नहीं। तो एवरेज बता चुका हूं भाई इसके बारे में, है ना। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना? तो आपको हमने बताया था 16 से 22, 16 से 22 बताया था कि नहीं? अब यहां पर ढूंढ के अंदाजा लगाओ, 16 से 22 है ना। पेट्रोल का 6 से 12, 6 से 12 किसका? पेट्रोल इंजन का, पेट्रोल इंजन। आगे जब हम लोग पेट्रोल इंजन वगैरह पढ़ेंगे ना तो एकदम मजा आएगा, सवाल आपका सारा बनेगा। चलो हो गया भाई, आपके चैप्टर समाप्त हुआ ये। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन पढ़ लेंगे, कोई एक इंजन पढ़ेंगे। अगर डीजल इंजन पढ़ेंगे तो उस डीजल इंजन में 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक दोनों की कार्य प्रणाली समझ लेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए रेडी रहना, और अगले लेक्चर के लिए अगर जुड़ना है तो आपको क्या करना है साथी, आपको कमेंट में लिखना है क्या, ये कौन सा लेक्चर था, चौथा था क्या? अगले लेक्चर में लिखना है आपको 5, तो इसके कमेंट में 5 छाप दो, 5 कमेंट करो आप कमेंट में लिखो 5, है ना। और बाकी सारथी बैच से आप जुड़ो जल्दी से, वहां पर आओ, बढ़िया से मिलके पढ़ते हैं अच्छे से, है ना, तरीके से। नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, नोट्स आपको अलग से भी मिल जाएंगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना या फोन कर लेना, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा कि नोट्स कहाँ मिलेगा, ठीक है। कमेंट में 5 जरूर छाप देना, और चैनल पे नए हो यार तो भूल गया मैं बताना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस क्लास को ग्रुप में अपने दोस्त को जहां भी हो शेयर करो, और उनको ये भी बोलो, शेयर करने के बाद नीचे लिखो, आप क्या लिखो कि इस क्लास को शेयर करो, जिससे क्लास लगातार मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ पाए, है ना। क्योंकि लगभग 4 बजने वाले हैं सुबह के, पूरी रात, है ना।
काम चल रहा है, मुझे लगा कि आप सबकी क्लास रिकॉर्ड करके मैं डाल दूं, क्योंकि लाइव के लिए जगह बनाना उतना वैल्यूबल लगे तो बनाया जाता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, प्यार बनाए रखिएगा और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।